Friends, welcome to my YouTube channel. Friends, in this video we are going to discuss the part 4 of the chapter Indian economy on the eve of independence, and in this video we will discuss occupational structure and infrastructure of India on the eve of independence with positive effects of British rule in India. दोस्तों ये पार्ट 4 है, चौथा भाग है हमारे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर का। इस वीडियो के अंदर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इंडिपेंडेंस के टाइम यानी 1947 और उससे पहले जब ब्रिटिश रूल हुआ करता था, अंग्रेज़ों का शासन था भारत में, तो इंडिया के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर यानी जो नौकरी पेशा का जो आधार है या कितने प्रतिशत लोग किस काम में लगे हुए थे, किस जॉब में लगे हुए थे, तो वो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर करेंगे। साथ साथ इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, किस लेवल का था और क्या ब्रिटिश रूल जो अंग्रेज़ों का शासन था उन्होंने कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट, कोई धनात्मक प्रभाव, कोई अच्छा काम भी किया है क्या इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल के दौरान, तो उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों सीखते हैं इसको। देखो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहते किसे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप occupational structure refer to distribution of working population across primary, secondary and tertiary sectors of an economy। मतलब जो भी हमारी इकोनॉमी होती है, जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है, उसमें 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। तो इनमें अलग अलग सेक्टर में कितने प्रतिशत लोग काम करते हैं, यानी जो भी वर्किंग पॉपुलेशन है, यानी जो जनसंख्या का जितना प्रतिशत भाग काम धंधे में लगा हुआ है, तो जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें से कितना प्रतिशत जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर में काम पे लगे हुए हैं या उससे अपनी जीविका कमाते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में कितने लोग जॉब लगे हुए हैं और टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर में कितने लोग जॉब लगे हुए हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, यानी अलग अलग सेक्टर में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में कितने कितने प्रतिशत लोग जॉब लगे हुए हैं या वर्किंग पॉपुलेशन कितनी कितनी है, मतलब काम करने वालों की जितने लोग जॉब में लगे हुए हैं उनमें से कितने प्रतिशत लोग इन सेक्टर्स में काम करते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे कि 1947 उससे पहले और 1951 तक, तो 1950 मतलब इंडिपेंडेंस के बाद भी 1951 तक हमारा जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इंडिया का क्या था वो पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें आता है प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो प्राथमिक क्षेत्र है, इसके अंदर जो है वो वर्किंग पॉपुलेशन में से, काम करने वाली जनसंख्या में से 72.7 यानी 72% से ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए थे, प्राइमरी सेक्टर में काम करके अपनी जीविका कमाते थे। सबसे पहले मैं दोस्तों बता दूं आपको कि प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है। प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, माइनिंग, पोल्ट्री और ऐसे ऑक्यूपेशन या ऐसे काम धंधे आते हैं जिनका जो संबंध है वो नेचर यानी प्रकृति या नेचुरल रिसोर्सेज से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर उन काम धंधों को शामिल किया जाता है जो किसी न किसी रूप से प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं या नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़े होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री होगी, फिशरीज वगैरह, ये सब प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। और 1951 तक यानी आज़ादी के बाद भी 1951 तक प्राइमरी सेक्टर के अंदर यानी कृषि और उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ के अंदर 72.7 पॉपुलेशन काम करती थी। ठीक है, देन आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। 1951 के अंदर जो है वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर 10.1% लोग काम करते थे, यानी जितने भी वर्किंग पॉपुलेशन, जितने लोग काम धंधा करते थे उसमें से 10% लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम करते थे। और दोस्तों मैं बताऊं आपको, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती है, यानी गुड्स को प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आती है, जिसमें कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यानी हर प्रकार की जो इंडस्ट्रीज होती है, जो फैक्ट्रियाँ होती है, जो उद्योग धंधे होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, जो वस्तु को मैन्युफैक्चर करके प्रोड्यूस करके बेचते हैं। उसके अलावा इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क भी आता है, बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेज़, जो ये कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो भी इसके अंदर यानी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। और 1951 में 10% लोग इसमें काम करते थे, इस सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में।
फिर आता है तीसरा टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर को दोस्तों तृतीयक क्षेत्र या सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। 1951 में 17% लोग लगभग जो इसमें काम करते थे। और मैं बताऊं आपको दोस्तों, टर्सरी सेक्टर जो है इसमें सभी प्रकार की सर्विसेज आती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेड, कॉमर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, जो लोग अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या केपीओ, बीपीओ वगैरह सब सर्विस प्रोवाइड करने वाले सारे जो सेक्टर है वो जो जॉब्स है इसके अंदर आती है। तो 1951 में वर्किंग पॉपुलेशन में से 17% जो है 17.2% लोग इसमें काम करते थे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब आता है दोस्तों कि एट प्रेजेंट यानी लगभग 2019-20 रिसेंटली का डाटा लेते हैं। एट प्रेजेंट या 2019-20 का डाटा देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो है वो 43% लोग काम करते हैं। अब सेकेंडरी सेक्टर के अंदर 24% लोग काम कर रहे हैं, और टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर के अंदर 33% लोग काम कर रहे हैं। ये एट प्रेजेंट की स्थिति है। और दोस्तों मैं दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे दो वर्ड आएंगे आपके, एक तो आएगा लेबर फोर्स, एक आएगा वर्क फोर्स। ये आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं लेबर फोर्स की। दोस्तों लेबर फोर्स का मतलब होता है नंबर ऑफ पर्सन्स वर्किंग और एम्प्लॉयड प्लस नंबर ऑफ पर्सन्स नॉट एम्प्लॉयड बट वांट टू गेट जॉब। यानी वर्क फोर्स के अंदर वो लोग आते हैं जो लोग काम पे लगे हुए हैं या एम्प्लॉयड है, प्लस वो लोग भी इसमें शामिल होते हैं जो काम पे तो नहीं लगे हुए, अभी अनएम्प्लॉयड है लेकिन वो काम करना चाहते हैं। यानी एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड बट विलिंग टू डू जॉब, वो दोनों इसमें आ जाते हैं। यानी लेबर फोर्स के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो भी आ जाएंगे, और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं लेकिन काम करना चाहते हैं वो भी आ जाएंगे। यानी तो दोनों का जो सम होगा, जो जोड़ होगा, वो कहलाती है लेबर फोर्स। फिर आते हैं वर्क फोर्स के अंदर। वर्क फोर्स के अंदर केवल वही लोग शामिल होते हैं जो वर्किंग में हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयड है। ठीक है, और इसमें अनएम्प्लॉयड या बेरोजगारों को शामिल नहीं करते हैं, केवल जिनकी जॉब है भी उनको शामिल करेंगे वर्क फोर्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर दोस्तों आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम ये पढ़ते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम जो है 1947 और उससे पहले हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हिंदी में इसको बोलते हैं आधारिक संरचना। आधारिक संरचना, आधारिक संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसा था। तो सबसे पहले दोस्तों हमें पता होना चाहिए बेटा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम समझ सकेंगे इस चीज़ को। तो दोस्तों देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक चेंज एंड एलिमेंट्स ऑफ सोशल चेंज विच सर्व एज फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत वो सुविधाएं आती है, वो फैसिलिटीज़ आती है जो इकोनॉमिक चेंज के साथ साथ देश का सोशल चेंज भी करती है, और जो देश के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फाउंडेशन का काम करती है। सबसे पहले मैं ये बताऊं दोस्तों, इकोनॉमिक चेंज के अंदर जो आएगा या इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आते हैं। और जो सोशल चेंज है इसके अंतर्गत एजुकेशन फैसिलिटीज़, स्कूल वगैरह, कॉलेज, हेल्थ फैसिलिटी में हॉस्पिटल्स वगैरह आएंगे, हाउसिंग फैसिलिटी, सैनिटेशन, ये सब ये कहलाते हैं सोशल चेंज। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ऐसी फैसिलिटीज होती है जो देश के ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ चीज़ें इकोनॉमिक चेंज करती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन जैसे जो है वो इकोनॉमिक चेंज लाते हैं, और जो एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग है ये सोशल चेंज लेके आते हैं। तो इकोनॉमिक चेंज और सोशल चेंज लाने वाली जो फैसिलिटीज़ होती है, जो देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जिनका मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको, ये सब मिलके कहलाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये पढ़ना है कि 1947 और उससे पहले और अप टू आफ्टर इंडिपेंडेंस अप टू 1951 तक हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की पोजीशन है वो क्या थी, वो पढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला आता है, इसमें आता है अपना रेलवे। तो रेलवे वर डेवलप्ड इन 1853। देखो इंडिया, एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि रेलवे इंडिया में कब आया था। वो आया था 1853 में, मुंबई से ठाणे। तो रेलवे जो है वो अंग्रेज़ों ने डेवलप किया था 1853 में इंडिया में, और इसका मुख्य मकसद था कि जो गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स है, वो जो वस्तुएं हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक या मार्केट तक या
आराम से जल्दी से और क्विक पहुंचाई जा सके, या उनके सैनिक एक दूसरी जगह पहुंचाए जा सकें, यानी वस्तुओं का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है या ट्रांसपोर्टेशन वो जल्दी से हो सके, और जो सैनिक है वो भी जल्दी से एक से स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच सके। तो ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए रेलवे का डेवलपमेंट किया था इंडिया के अंदर। दूसरा पोर्ट्स देखिए, पोर्ट्स यानी जो समुद्री जहाज़ वाले जो बात जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको पोर्ट्स बोलते हैं। पोर्ट्स फॉर डेवलप्ड फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया। यानी जो पोर्ट्स है, जो बंदरगाह है, उसका डेवलपमेंट इसलिए किया था अंग्रेज़ों ने इंडिया के अंदर, ताकि इंडिया का रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, वो जल्दी से बहुत तेज़ गति से एक्सपोर्ट किया जा सके, ब्रिटेन को भेजा जा सके, और ब्रिटेन में जो वस्तुएं प्रोड्यूस होती थी, बनती थी, उनको फिनिश्ड गुड्स को इंडिया में इंपोर्ट करके इंडिया में बेचा जा सके। ठीक है। तीसरा आता है इसमें पोस्ट एंड टेलीग्राफ का विकास करना। जो पोस्ट है, जो टेलीग्राफ है, इसका डेवलपमेंट भी उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, यानी जो अपनी प्रबंध किए या प्रशासकीय जो एफिशिएंसी उसको बढ़ाने के लिए किया था, ताकि अच्छे से इनका प्रशासन चल सके। देन फोर्थ आता है सम रोड्स वर आल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिशर्स टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ हद तक, हालांकि ज़्यादा नहीं कह सकते आप, कुछ हद तक अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया था, लेकिन जैसे रेलवे का डेवलपमेंट किया, पोर्ट्स का डेवलपमेंट किया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, या कुछ रोड भी बनवाई थी, लेकिन उनका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव था ये करने का, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को या ब्रिटिशर्स को फ़ायदा पहुंचाना था, ना कि इंडिया का डेवलपमेंट करना या इंडिया का वेलफेयर करना था। ठीक है। तो ये तो होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन। हालांकि बहुत बुरी इंफ्रास्ट्रक्चर थी, सड़कें बहुत कम थी, रोड टूटी फूटी हुई थी, लेकिन ये कुछ जो रेलवे वगैरह पोर्ट्स का डेवलपमेंट किया था, वो जो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट किया था, वो पूरा का पूरा अंग्रेज़ों के प्रॉफिट के लिए, अंग्रेज़ों के वेलफेयर के लिए किया था, ना कि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए किया था। ठीक है। और जो देश के आकार को देखते हुए सफिशेंट नहीं था। आइए आगे चलते हैं। अब आता है, देखिए दोस्तों, इसमें ये पैरा ध्यान से पढ़िए आप। सम मोडेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इज़ नॉट डिनाइड। यानी ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अंग्रेज़ों ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर के चेंज किए थे। जैसे रेलवे है, क्या क्या चेंज किए थे? रेलवे लेके आए थे अंग्रेज यहाँ पे, ब्रिटिशर्स। पोर्ट्स का डेवलपमेंट किया था। जो टेलीग्राफ होता है इसका किया था, और भी कुछ चेंजेस किए थे रोड्स वगैरह के अंदर। तो उनसे इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने कुछ मोडेस्ट चेंज किए थे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। लेकिन देखिए, ये बात यहाँ से पढ़िए, बट मोटिव, उद्देश्य, मोटिव बिहाइंड दिस चेंज was not the growth and development of Indian economy, rather it was the growth and development of the British economy through colonial exploitation of Indian economy। मतलब इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि अंग्रेज़ों ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके इंडिया में सुधार किए थे। रेलवे को लेके आना, पोर्ट्स का डेवलपमेंट करना, टेलीग्राफ, रोड्स वगैरह, तो ये महत्वपूर्ण चेंज तो थे, लेकिन इन चेंज करने का जो मकसद था वो इंडिया का डेवलपमेंट करना नहीं था, बल्कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रॉफिट पहुंचाना या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अपने लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया था। ठीक है। लेकिन फिर भी इसकी ये जो भी डेवलपमेंट हुए थे वो देश के आकार को देखते हुए बहुत ही कम थे। आइए आगे चलते हैं। अब दोस्तों आता है कि क्या अंग्रेज़ों की हमने इतना बुराई की है कि ब्रिटिश शासन में हमारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, हमारे एग्रीकल्चर को एक्सप्लॉयटेशन हुआ, हमारी इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, सबको उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कोई अंग्रेज़ों ने इंडिया में कोई अच्छा काम भी किया? कोई अंग्रेज़ों का इतना राज चला है, लगभग 200 ईयर्स अंग्रेज़ों ने यहाँ पे शासन किया है, तो क्या उस ब्रिटिश रूल का कोई अच्छा प्रभाव, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है इंडिया के अंदर? तो दोस्तों, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के या अंग्रेज़ों के शासन के पॉजिटिव इम्पैक्ट बताओ, अच्छे या लाभकारी प्रभाव बताइए, तो आप कुछ पॉइंट्स उनको बता सकते हो। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें आता है इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अंग्रेज़ों ने जो पहला जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है अंग्रेज़ों का, जो धनात्मक प्रभाव है, धनात्मक प्रभाव पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट करना। यानी अंग्रेज़ों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में क्या किया था? रेलवे लेके आए,
देन पोर्ट्स का डेवलप किया, पोस्टल एंड टेलीग्राफ सर्विसेज का डेवलपमेंट किया था। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कहा जा सकता है इंडिया के लिए, बिकॉज बाद में इन्हीं सुविधाओं का जब इंडिपेंडेंस मिल गई थी भारत को, तो इन्हीं सुविधाओं का फिर ये इंडियंस के हाथ में आ गई थी, फिर इंडियन ने ही इनका आगे ग्रोथ किया था, डेवलपमेंट किया था। ठीक है, फिर आता है सेकंड पॉइंट, modern banking and monetary exchange system instead of barter system was developed by the British rule। अंग्रेजों ने दूसरा पॉजिटिव काम ये किया था कि उन्होंने पहले इंडिया में बार्टर सिस्टम लागू होता था, यानी वस्तु के बदले वस्तु, गेहूं के बदले चावल दे दिए एक दूसरे को। तो वो बार्टर सिस्टम को हटा के उन्होंने बैंकिंग चलाई और मॉनेटरी एक्सचेंज यानी नए जो है वो मॉनेटरी सिस्टम जो है वो नए नोट चलवाए, नए सिक्के चलवाए, जो लेन देन में जो है वो मनी का आविष्कार लेके आए थे बार्टर सिस्टम के बजाय। तो ये कि इन्होंने ये अच्छा काम किया था। देन आता है एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए सिस्टमेटिक उन्होंने काम किया था। उन्होंने सभी डिपार्टमेंट्स को बांटा, उनके काम को बांटा, एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो एफिशिएंसी वो काफ़ी उन्होंने बढ़ा दी थी। देन फोर्थ आता है एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट, स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन। दोस्तों, एजुकेशन के सेक्टर में भी ब्रिटिश रूल में अच्छा काम किया गया। कुछ जो ब्रिटिशर्स के जो अंग्रेज़ों के जो ऑफिसर्स थे, ख़ास तौर से जो उनकी वहाँ की जो महिलाएं थी जो इंडिया में आके रहती थी, पूरी ज़िंदगी जिन्होंने इंडिया में ही बिता दिया, 40-50 साल तक, 30 साल तक इंडिया में ही रही जो, तो उन्होंने एक अच्छा काम किया था कि इंडिया में जो गांव में गरीब बच्चे थे, खासकर जो लड़कियां थी, उनकी शिक्षा पे उन्होंने बल दिया और माँ बाप को ये समझाया कि आप सभी को पढ़ाइए। तो ज़्यादा तो नहीं था इसकी क्वांटिटी, लेकिन इसकी मात्रा जो इन कामों की, लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण देखे जा सकते हैं कि अंग्रेज़ों के टाइम में एजुकेशन का काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया था, जिसमें उन्होंने लड़कियों की शिक्षा को खास तौर से बल दिया था। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देन आता है कमर्शियल आउटलुक ऑफ इंडियन फार्मर्स। पहले जो इंडियन फार्मर्स हैं वो केवल सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, यानी उतना ही खेतीबाड़ी करते थे गेहूं, चावल, फूड ग्रेन वगैरह की, जो उनके परिवार के पेट भरने के लिए काफ़ी होती थी। वो मार्केट में जाके उसको बेचने का या कैश क्रॉप्स उगा के उसको मार्केट में बेच के प्रॉफिट कमाने का नहीं सोचते थे। अब अंग्रेज़ों ने तो अपने खुद के फ़ायदे के लिए काम किया था कि फोर्सफुली कमर्शलाइजेशन कराया था उन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर का। उन्होंने फूड गेन के बजाय कैश क्रॉप्स पे बल दिया था किसानों को, लेकिन बाद में इसी काम का जाके इंडिया के किसानों को फ़ायदा मिला। इंडिया के किसानों को अब कैश क्रॉप्स की खेती करनी आ गई थी। अब वो इंडिया के फार्मर्स भी कैश क्रॉप्स को उगा के मार्केट में बेच के काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाने लग गए थे। देन आता है some social illusion or evil customs of India were banned by the Britishers such as सती प्रथा। देखो 1947 और उससे पहले इंडिया के अंदर बहुत सारी कुप्रथाएं हुआ करती थी, सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह वगैरह। तो उन कुप्रथाओं को जो है वो कुछ ब्रिटिशर्स मिले और कुछ इंडिया के समाज सुधारक मिले। तो इन प्रथाओं को ब्रिटिशर्स ने जो है, अंग्रेज़ों ने इन पे बैन लगाया, इनको बंद कराया, इन कुप्रथाओं को। तो एक ये अच्छी बात कही जा सकती है, जैसे राजा राम मोहन के साथ राय ने भी अंग्रेज़ों के साथ मिलके इन कुप्रथाओं को बंद करवाया था। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो था मेरा चौथा पार्ट। ये अपना चैप्टर जो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, पहला चैप्टर जो 12th क्लास में है, जो दूसरे कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहला चैप्टर हमारा पूरा हो गया। इसके अब क्वेश्चन आंसर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं बना के डालूंगा इसमें, एमसीक्यू वगैरह के या गूगल फॉर्म के रूप में आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। आप लोग भी बताइए कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ और मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ अपनी हर क्वालिटी को, वीडियो क्वालिटी को या पढ़ाने की क्वालिटी को। एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच।